ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं किंजल बूटा, सेक्रेटरी बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी से। बहुत बहुत शुक्रिया किंजल जी आज हमें वक्त देने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि जो निवेशक है जब अपनी निवेश की जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें हमेशा ये मन में कन्फ्यूज़न होता है कि अपना जो निवेश है उसको कैसे शुरू किया जाए। तो आइडियल क्या सलाह दी जाती है जो निवेशक को जब अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर रहा है, तो कितना पैसा उन्हें म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कितना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए, कितना पैसा अगर वो रियल एस्टेट में लगाना चाहिए? तो क्या इसका कोई एक फॉर्मूला है जो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, या फिर ये फॉर्मूले को देखकर ही निवेश की जर्नी शुरू करनी चाहिए? हाँ जी। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब हम ये एडवाइस करते हैं तो वो कम्प्लीटली जो हमारे क्लाइंट है या जो भी निवेशक है उनके रिस्क एपेटाइट और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से है। कितना फंड्स उनके पास है और कितना उनका रिस्क एपेटाइट है। जैसे करके अगर सीनियर सिटीजन हमारे इन्वेस्टर्स है तो ज्यादातर हम फिक्स डिपॉजिट्स, बिकॉज वो रिस्क कवर्स होते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए फिक्स डिपॉजिट्स है या डेट म्यूचुअल फंड्स है, वो निवेश उनके लिए बराबर है, बिकॉज उसमें ज्यादा रिस्क एपेटाइट होते नहीं है। अभी यंगस्टर्स है या जिनको क्विक मनी चाहिए या जिनको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है, तो उनके लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़िया है। कुछ निवेश ज्यादा अमाउंट के रहते हैं तो उसमें फिर दूसरे जो नॉन मूविंग असेट्स है, जैसे हमारे फिक्स्ड असेट्स है या हमारे गोल्ड है या गोल्ड ईटीएफ बॉन्ड्स है, तो वो निवेश करने के लिए यूजफुल रहते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि वो जो इन्वेस्टर है उनकी निवेश की राशि क्या है, उनका रिस्क एपेटाइट कितना है और वो कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनको कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म है या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए उनको करना है तो फिर म्यूचुअल फंड्स है या तो फिर शेयर सिक्योरिटीज है जो बहुत इजीली लिक्विडेबल है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम रेकमेंड करते हैं। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनके पर्सन टू रिस्क पर्सन और डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट कितना है, हॉरिजन कितना है। तो अगर कोई निवेशक है जिसकी अभी नौकरी लगी है, 25 साल की उम्र है और अगले 25 साल के लिए निवेश करना चाहता है और उसकी नौकरी लगने के बाद उसने सोचा है कि मैं 10,000 रुपये तो मुझे बचत करनी ही है, तो शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये की शुरुआत करने के लिए क्या उसे 10,000 पूरे के पूरे किसी एक इंस्ट्रूमेंट में लगा देने चाहिए या फिर उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए? क्योंकि हॉरिजन जो है उसका वो अगले 25 साल तक है, यंग है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नए निवेशक को? वो निवेशकों के लिए खास और खास करके आपने जो बताया, जो अभी अभी नौकरी ज्वाइन किए हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग आप जब भी नौकरी स्टार्ट करते हैं तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसीलिए ऐसे निवेशकों के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन है जो नेशनल पेंशन स्कीम है। सो एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ धनराशि को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यस, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सारा निवेश एक ही इंस्ट्रूमेंट में नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब भी उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट होते हैं तो उनको क्लासिक डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसीलिए उन्हें थोड़ा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में भी रखना चाहिए। अगर ज्यादा निवेश बढ़ता है तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब भी उसकी थोड़ी जानकारी हो, बिकॉज वो एक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मॉडल है। इसीलिए अगर आप टैक्स रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं कि उनको 25 साल के बाद ये चाहिए, तो फिर पीपीएफ है, पेंशन फंड्स है और एनपीएस है, ये अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या परसेंटेज आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को, कितना परसेंटेज जो है, अगर जो हमने उदाहरण लिया 10,000 वाला ही, तो उसमें कितना परसेंटेज आपको एनपीएस में, पीपीएफ में या फिर इक्विटी में डालना चाहिए? उस परसेंटेज के हिसाब से आपको अपनी निवेश की जर्नी शुरू करनी चाहिए। देखिए, अगेन उनके रिस्क के हिसाब से, बिकॉज यंगस्टर्स आजकल जो है ज्यादा रिस्क कवर्स नहीं है, उनको फास्ट मनी चाहिए, तो उसके हिसाब से परसेंटेज का जो मॉडल है वो चेंज होगा। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि कोई ऐप परसेंटेज रहेगा तो प्रोबेबली अगर 10,000 है तो उसमें से शायद 50% जो है वो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको बाद में मिल सकता है। आप थोड़े परसेंटेज अराउंड 10 to 15% आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज है पर ईयर, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो अमाउंट है या तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर लीजिए या तो फिर आप इक्विटी में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा इक्विटी में, और इक्विटी जितना रिस्की नहीं चाहिए तो आप एसआईपीज भी कर सकते हैं।
1000 टू 2000 रुपीज के एसआईपी अगर मंथली बेसिस पे करेंगे तो वो भी अच्छा एक प्लान है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टैक्स लायबिलिटी किस तरह से, क्योंकि आजकल निवेशकों को टैक्स रेट जो है इनकम टैक्स की उसका भी ध्यान रखना होता है, तो एफडी और आपने इक्विटी फंड के बारे में बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, तो दोनों में टैक्स का डिफरेंसेस क्या आएगा? अगर आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी में तो जो इंटरेस्ट आपका जो है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा एज पर आपका स्लैब रेट। तो अगर आप 10% या 15 या 12% के स्लैब रेट में आते हैं तो वो स्लैब रेट के हिसाब से आपके जो एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एफडी में ये भी है कि अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट पूरे साल में 10,000 से ज्यादा है तो टैक्स गवर्नमेंट ही विथहोल्ड कर लेगी। आपकी जो बैंकिंग अथॉरिटी है वो ही टीडीएस डिडक्शन कर लेगी और उसके बाद आपको नेट अमाउंट मिलेगा जो एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट है। और एफडी के प्रिंसिपल पे तो कोई टैक्स नहीं है, जब भी वो आप रिटर्न आपको मिल जाएगा तभी। और इक्विटी में अगर आप कर रहे हैं तो इक्विटी में आपका टैक्स लगेगा कि आपने वो इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म रखा है कि लॉन्ग टर्म। तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है जो हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो अगर 12 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को और उसके बाद आप बेच रहे हैं तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। उसके कम रख रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा जो 20% के ऊपर है। अभी रेट चेंज हो गए, फाइनेंस बिल 24 में बजट में चेंज हो गया था, तो वो शॉर्ट टर्म पे 20% है, लॉन्ग टर्म पे 12.5% है। एक और चीज है, लॉन्ग टर्म में आपको 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो अगर आपका कैपिटल गेन्स 1,25,000 को एक्सीड नहीं होता है तो आपको कोई टैक्स लॉन्ग टर्म पे करना नहीं आएगा। और जिस तरह से आपने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग जो क्लासेस होती है म्यूचुअल फंड की, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड फंड वगैरह, तो वहां उन सब फंड के अंदर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपने बताया 20% या 12.5% ही होगा, या फिर वहां पर भी कुछ नॉमेनक्लेचर अलग है जो निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए निवेश करते समय? देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि बजट जो 24 का था उसने काफी हद तक स्ट्रीमलाइन कर दिए टैक्स रेट। पहले होल्डिंग पीरियड भी डिफरेंट होते थे, 12 महीना, 24 और 36 महीने। अभी सिर्फ 2 ही होल्डिंग पीरियड है। सिंपल सा रूल है कि आपकी कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज रहेंगे, जैसे आपके शेयर्स है या आपके जो म्यूचुअल फंड्स है, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, या आपकी दूसरी कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, उसके लिए आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने का रहेगा। तो 12 महीने से ज्यादा है तो आपका वो लॉन्ग टर्म में फॉल हो जाएगा, 12 से कम है तो आप शॉर्ट टर्म में फॉल हो जाएंगे। और अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है उसके लिए आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने का रहेगा। जैसे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है। टैक्स रेट कॉमन रख दिया है, तो टैक्स रेट शॉर्ट टर्म के लिए आपका अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो 20% रहेगा। अगर नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट से हिसाब से रहेगा। और लॉन्ग टर्म में आपका फिक्स है 12.5% लिस्टेड सिक्योरिटीज पे। और हाइब्रिड फंड में अगर किसी निवेशक ने निवेश किया है तो वहां पर किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा? हाइब्रिड फंड्स जो है आपके, अगर ये जो हाइब्रिड फंड्स है वो लिस्टेड है तो आपके जो, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म आपको फिर 20% और लॉन्ग टर्म आपको 12.5% लगेगा। अगर हाइब्रिड में आपके जो इक्विटी ओरिएंटेड जो मैंने आपको बताया कि अगर वो 90% से कम रहेगा तो फिर वो आपके डेट या हाइब्रिड फंड्स में फॉल हो जाएंगे। तो फिर उसमें आपको 24 मंथ्स का जो डेडलाइन है वो आपको कंसिडर करना है। अनलिस्टेड के लिए आपको 20% का टैक्स रेट लगेगा। और स्लैब रेट, जो नॉर्मल स्लैब रेट आपका जो इनकम टैक्स का है वो स्लैब रेट लगेगा अगर आपका ये फंड शॉर्ट में आप सेल कर रहे हो तो, यदि 2 साल के अंदर आप सेल कर रहे हो तो। ये जो आपने बताया, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा। जो हाइब्रिड फंड है वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ही आएगा, तो अनलिस्टेड से किस तरह से टैक्स स्लैब चेंज होगा इसमें? देखिए हाइब्रिड हाइब्रिड फंड्स में जो आपके है जो टैक्स रेट जब इनकम टैक्स में होते हैं तो वो आपके लिस्टिंग के हिसाब से उन्होंने जो डेफिनेशन दिए हुए हैं। इसीलिए अगर हाइब्रिड फंड्स आप अगर स्टॉक मार्केट थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, तो आपके वो लिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाएंगे। कुछ कुछ फंड्स जो है या कुछ कुछ यूनिट्स है, अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाते हैं, ऑफ द मार्केट वो आ जाता है, तो फिर आपको वो 24 मंथ्स का जो मैंने आपको बताया वो आपको करना पड़ेगा। एज सुन एज आप 24 मंथ्स में चले जाते हैं, आपको नॉर्मल स्लैब रेट में आप चले जाते हैं। तो अगर ये सारे फंड्स अगर आप लिस्टेड है थ्रू द मार्केट आप उसको कर रहे हैं निवेश, तो फिर आपके स्टैंडर्ड टैक्स रेट जो मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट टर्म के आपके जो
20% के टैक्स रेट्स है और 12.5% के टैक्स रेट्स है, तो वही आपको अप्लाई होंगे। तो ज्यादातर केसेस में आपको वही टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। कुछ ही फंड्स में जो अनलिस्टेड वाले हैं उसमें आपको डिफरेंशियल टैक्स रेट फॉल आ जाएगा। बिल्कुल। आजकल कई सारे जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में भी निवेश कर रहे हैं, और हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों को रिटर्न भी काफी अच्छा मिला है। तो अगर उस रिटर्न को ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है तो वहां पर क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी? देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है वो भी आपके अभी सिक्योरिटीज में ही है, आपके जो नॉर्मल सिक्योरिटीज है, तो उसमें भी वो लोग मैंने आपको भी बताया कि अभी वो लोग ने स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं। तो आपको जो जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में आप डिसाइड कर रहे हैं, आप अगर 2 साल से ज्यादा उसको रख रहे हैं तो फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में हो जाएंगे फॉल, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स रेट्स लगेंगे। तो अभी उनको भी स्ट्रीमलाइन हो गया है। गोल्ड ईटीएफ का टैक्सेशन और गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ईटीएफ है जो आपके इक्विटी लिंक्ड है, आपके ट्रेडेड सिक्योरिटीज है, और गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड आप परचेस करते हैं वो उसको आप 24 मंथ्स के लिए ड्यूरेशन में देख पाएंगे, और गोल्ड ईटीएफ को आप 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में देख पाएंगे। तो उतना ही डिफरेंस है फिजिकल और गोल्ड ईटीएफ में। बाकी वो आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज के हिसाब से ही आपको ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से आपको उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंसिडर करके रेलेवेंट टैक्स रेट अप्लाई करना है। तो मैम, जो गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में टैक्सेशन में ये डिफरेंस है कि गोल्ड ईटीएफ में 12 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और गोल्ड, फिजिकल गोल्ड जो है वहां पर 2 साल से ज्यादा होल्डिंग है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है? हाँ जी, ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। मैम, आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ निवेश है तो वहां पर अभी रियल एस्टेट में अगर किसी ने निवेश किया है और वहां पर कमाई होती है, कैपिटल गेन होता है, तो किस तरह से टैक्सेशन लगता है? कि रियल एस्टेट में अभी काफी एक चेंज आया है। 23 जुलाई 2024 जो अपना बजट आया था, वो एक कट ऑफ का डेडलाइन है जो सबको ध्यान में रखना है फॉर रियल एस्टेट टैक्सेशन। रियल एस्टेट के लिए भी होल्डिंग पीरियड क्लैरिफाई करना चाहूंगी। रियल एस्टेट के लिए होल्डिंग पीरियड आपका 24 मंथ्स का रहेगा। सो 24 मंथ से ज्यादा, मतलब 2 मंथ्स या 2 इयर्स या 2 इयर्स से ज्यादा में अगर आप बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में फॉल होता है, और उससे कम में है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट करके कंसिडर कर सकते हैं। अभी कट ऑफ जो आ गया है वो 23 जुलाई का ये कट ऑफ है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद सेल की है तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि वो प्रॉपर्टी अगर आपने 23 जुलाई के पहले परचेस की और 23 जुलाई के बाद सेल की है तो आपको 2 ऑप्शन है। या तो आप इंडेक्सेशन ना ले, और इंडेक्सेशन ना लेकर 12.5% का टैक्सेशन रेट करके आप फाइंड आउट करिए कि आपके टैक्स की जो राशि है वो क्या आती है। और आप इंडेक्सेशन करने के बाद, जो हम जनरली इंडेक्सेशन करते हैं इंडेक्सेशन के रेट्स के हिसाब से, तो इंडेक्सेशन के रेट के हिसाब से आप फाइंड आउट करके करिए, और उसके ऊपर आप अपना नॉर्मल परसेंटेज, जो पहले परसेंटेज 20% का टैक्स परसेंट लगता था, वो 20% का टैक्स आप कंप्यूट कीजिए। दोनों टैक्स कंप्यूट करने के बाद जो लेस अमाउंट है वो आप चूज कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन है अगर आपने प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 के पहले परचेस किया है। मान लीजिए गोइंग फॉरवर्ड आप कोई प्रॉपर्टी अभी आज परचेज कर रहे हैं जो कि जुलाई 24 के बाद है, और उसको आप 2-3 साल के बाद अगर सेल कर रहे हैं तो फ्लैट आपको 12.5% का रेट है अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में फॉल होता है। उसके बाद कोई इंडेक्सेशन आपको अवेलेबल नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको स्टैंडर्ड जो शॉर्ट टर्म गेन रखता है वही स्टैंडर्ड रेट्स है, आपके स्लैब रेट्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद।